नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 28 नवंबर 2020 की बात है। जनपद अंबेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र में मजुई नदी के नेमपुर घाट पर किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। सुबह सवेरे घाट पर पहुंचे लोगों ने शव देखा तो कुछ देर में वहां देखने वालों का तांता लग गया। उसी दौरान किसी ने इसकी सूचना मालीपुर थाने में फोन करके दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी विवेक वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। शव पॉलीथीन में लिपटा हुआ था। मृतक की उम्र लगभग 43-44 साल थी। उसके गले पर किसी तेज धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान मौजूद थे। आसपास का मुआयना करने पर कोई सबूत हाथ नहीं लगा। अनुमान लगाया गया कि हत्या कहीं और करके शव वहां पर फेंका गया है। वहां मौजूद लोगों में से कोई भी शव की शिनाख्त नहीं कर सका। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद थाना प्रभारी वर्मा ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। ये बात 28 नवंबर 2020 की है। थाने आकर थाना प्रभारी विवेक वर्मा ने जिले के समस्त थानों में दर्ज गुमशुदगी के बारे में पता किया तो अकबरपुर थाने में 45 साल के आशीष शुक्ला नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज होने की बात पता चली। गुमशुदगी आशीष के साथ लिव इन में रहने वाली सोनू नाम की युवती ने दर्ज कराई थी। सोनू को बुलाकर शव की शिनाख्त कराई गई तो उसने उसकी शिनाख्त आशीष के रूप में की। सोनू ने पूछताछ में बताया कि एक दिन पहले देर रात किसी का फोन आया था, जिसके बाद आशीष घर से चले गए थे। आज उनका शव मिला है। पता चला कि आशीष लखीमपुर जिले की कोतवाली सदर अंतर्गत कनौजिया कॉलोनी में रहता था। आशीष अंबेडकर नगर में अमीन पद पर कार्य करता था और कोतवाली शहर के मुरादाबाद मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था। उसके साथ उसकी कथित पत्नी सोनू शुक्ला रहती थी। लखीमपुर में आशीष की पत्नी राखी और बच्चे रहते थे। राखी को पति का शव मिलने की सूचना मिली तो वो तुरंत अंबेडकर नगर पहुंच गई। मालीपुर थाने में उसने दी तहरीर में पति की हत्या का आरोप सोनू शुक्ला और उसके 3 साथियों विवेक, विकास पर लगाया। राखी की तहरीर के आधार पर थाना प्रभारी विवेक वर्मा ने सोनू और उसके साथियों के खिलाफ धारा 302/201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 30 नवंबर को थाना प्रभारी ने सोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो थोड़ी सख्ती करने के बाद वो टूट गई और आशीष की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि आशीष की हत्या में उसके प्रेमी आनंद तिवारी, उसके साथी मूल सजीवन पांडे और राजीव कुमार तिवारी उर्फ राजू ने साथ दिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसी दिन आनंद और मूल सजीवन को गिरफ्तार कर लिया। उन सभी से पूछताछ के बाद आशीष की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। आशीष शुक्ला लखीमपुर खीरी क्षेत्र में LRP रोड पर स्थित कनौजिया कॉलोनी में रहते थे। 18 साल पहले उनका विवाह राखी से हुआ था। राखी काफी सरल स्वभाव की थी। उसने आते ही आशीष की जिंदगी को महका दिया था। आशीष भी सरल स्वभाव की राखी को हम सफर के रूप में पाकर काफी खुश हुआ। कालांतर में राखी ने एक बेटे आयुष और बेटी अर्चिता को जन्म दिया। आयुष के जन्म के बाद 2006 में आशीष की नौकरी अमीन के पद पर लग गई। वो अंबेडकर नगर में ही कोतवाली शहर के मुरादाबाद मोहल्ले में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कभी कभी तभी अचानक से जिंदगी में ऐसा खतरनाक मोड़ आ जाता है कि इंसान ना संभले तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आशीष की जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा चल रहा था कि जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि उसकी जिंदगी दूसरे रास्ते पर चल पड़ी। वो रास्ता उसके और उसके परिवार के लिए कितना खतरनाक होने वाला था, आशीष को इसका बिल्कुल भी आभास नहीं था। अंबेडकर नगर में काम के दौरान उसकी मुलाकात सोनू नाम की युवती से हुई। 27 साल की सोनू इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव की रहने वाली थी। उसके पिता विजय कुमार तिवारी की मृत्यु हो चुकी थी। सोनू 2 भाई व 3 बहनें थी। सोनू काफी महत्वाकांक्षी थी। पिता के न रहने पर उसके विवाह होने में भी अड़चन आ रही थी, इसलिए उसने अपने लिए खुद ही अच्छा हमसफर तलाश करने की ठान ली। इसी तलाश ने उसे आशीष शुक्ला तक पहुंचा दिया। आशीष एक तो सरकारी नौकरी करता था, साथ ही काफी स्मार्ट भी था।
सोनू ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। सोनू ने आशीष के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली। उसे ये भी पता था कि आशीष शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है, लेकिन सोनू के लिए अच्छी बात ये थी कि उसकी पत्नी और बच्चे लखीमपुर में रहते थे। आशीष को सोनू ने अपने रूप जाल में फंसाना शुरू कर दिया। आशीष के साथ वो अधिक से अधिक समय बिताने लगी। उसके लिए खाना बना देती। घर में बना उसके हाथ का खाना खाकर आशीष को बड़ा अच्छा लगता था। वैसे आशीष खुद कभी खाना बना लेता या कभी होटल पर खा लेता था। सोनू अच्छी तरह से जानती थी कि किसी भी मर्द के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। भरपेट मनपसंद खाना मिलता तो आशीष सोनू की जमकर तारीफ करता। समय के साथ दोनों काफी नजदीक आने लगे। आशीष अपनी पत्नी राखी को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन सोनू का साथ पाकर वो दिल के हाथों ऐसा मजबूर हुआ कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और अपनी जिंदगी को दूसरे रास्ते पर ले गया। उस रास्ते पर सोनू बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही थी। अब सोनू हर दूसरे तीसरे दिन आशीष के कमरे पर ही रुकने लगी। रुकती तो खाना बनाने के साथ ही बाकी काम भी वो कर देती थी। सोनू उसके साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे उसकी पत्नी हो। आशीष को ये सब काफी अच्छा लगता था। एक रात जब दोनों बैठे बातें कर रहे थे तो आशीष ने उससे कह दिया, सोनू तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। इतना ख्याल तो सिर्फ पत्नी ही रख सकती है। तारीफ के लिए शुक्रिया जनाब। आपको इस बात का पता तो चला कि मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ। मैं तो अभी तक यही सोचती थी कि ना जाने कब आपको पता चलेगा और कब मैं अपने दिल का हाल बयां कर पाऊंगी। कहकर सोनू ने अपनी नजरें झुका ली। क्या मतलब? आशीष ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा। कहना क्या चाहती हो? अब इतने भी अनजान नहीं हो तुम कि इसका क्या मतलब है नहीं जानते हो। जो मैं तुम्हारा हर समय हर दम ख्याल रखती हूँ, वो भी एक पत्नी की तरह, तो क्यों रखती हूँ? तो तुम ही खुलकर बता दो कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो। उसने पूछा। मैं तुमको पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा इतना ख्याल रहता है। मुझे तुम्हारा साथ पसंद है, इसलिए हमेशा तुम्हारे पास ही बनी रहती हूँ। लेकिन तुम हो कि मेरे जज्बातों की फिक्र नहीं करते हो। सोनू ने यह कहकर एक बार फिर अपनी नजरें झुका ली और मायूसी का लबादा ओढ़ लिया। आशीष उसकी बातों पर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता था, लेकिन जानबूझकर अनजान बना रहा। तुम्हारे इतना सब करने पर कोई मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाएगा कि तुम्हारे दिल में क्या है। तो फिर मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता था, इसलिए अनजान बनने का नाटक कर रहा था। ये सुनते ही सोनू की खुशी का परवार ना रहा। मतलब मुझे इतने दिनों से बना रहे थे कि कुछ नहीं जानते, मुझे बता तो देते, मैं तो वैसे भी तुम पर वारी जा रही थी। ये कहकर सोनू आशीष के सीने से लग गई। उसकी आंखों में अपनी जीत की खुशी चमक रही थी। तुम पत्नी जैसे सब काम कर रही थी, लेकिन एक काम छोड़कर। शरारती अंदाज में तिरछी नजरों से आशीष ने सोनू को देखकर कहा। सोनू ने एक पल के लिए दिमाग पर जोर देकर सोचा, फिर अगले ही पल आशीष की बात का मतलब समझते ही वो शर्मा गई और उसके सीने में अपना मुंह छिपा लिया। उसके बाद उनके बीच में सामाजिक रिश्ता भी कायम हो गया। आशीष और सोनू के बीच उम्र में 18 साल का अंतर था। सोनू 27 साल की थी तो आशीष 45 साल का। सोनू आशीष के साथ उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। अपने नाम के आगे शुक्ला लगाने लगी। जिससे भी मिलती बातें करती तो अपने आप को आशीष की पत्नी ही बताती। समय के साथ राखी को पता चल गया कि उसका पति आशीष सोनू नाम की किसी महिला के साथ रह रहा है। पति आशीष से राखी ने बात की तो उसने कह दिया कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। काम के सिलसिले में वो उसके पास रह रही है। आशीष के साथ रहते सोनू उसे अपने वश में करने की पूरी कोशिश करती रही। मसलन किसी भी कागज दस्तावेज में पत्नी के नाम की जगह सोनू का ही नाम डाले। कोई संपत्ति खरीदे तो उसके नाम से ही खरीदे। इसके लिए वो आशीष पर दबाव बनाती थी। आशीष उसकी बात को नजरअंदाज कर देता था। सोनू के कहने पर ऐसा वो कर भी नहीं सकता था, लेकिन आशीष को अपनी बात ना मानते देखकर सोनू नाराज हो जाती थी। अब उन दोनों में अक्सर विवाद होने लगा। सोनू अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगी। आशीष से उसने जिस वजह से रिश्ता बनाया था
वो वजह उसे पूरी होती नहीं दिख रही थी। आशीष का एक दोस्त था 23 साल का आनंद तिवारी। आनंद अकबरपुर थाना क्षेत्र के सिंहमई कारीरात गांव में रहता था। उसके पिता रमेश तिवारी किसान थे। 3 भाइयों में वो सबसे बड़ा था। आनंद तिवारी आशीष से मिलने उसके कमरे पर आता रहता था। आनंद भी काफी स्मार्ट और जवान था। सोनू से 4 साल छोटा था। आशीष तो दोनों से उम्र में काफी बड़ा था। आनंद से कुछ छिपा नहीं था। वो जानता था कि सोनू आशीष की पत्नी नहीं है, उसे केवल अपने पास रखे हुए है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। ऐसे में वो भी सोनू के नजदीक आने की जुगत में लग गया। सोनू आशीष के द्वारा बात ना मानने पर तनाव में रहती थी। ऐसे में आनंद उसके पास आता, उससे बातें करता। बातों के दौरान ही हल्का फुल्का मजाक भी कर देता तो सोनू का मन बहल जाता। कुछ समय के लिए वो अपना सारा तनाव भूल जाती थी। सोनू भी उससे घुलने मिलने लगी। दोनों एक दूसरे की चाहत को अपने प्रति समझ रहे थे। चाहत दिल में पैदा हुई तो अधिक समय तक साथ बिताने लगे। एक दिन आनंद आया तो सोनू चाय बनाने लगी। आनंद को शरारत सूझी तो वो चुपके से सोनू के पीछे पहुंच गया और अचानक चिल्ला दिया। सोनू हड़बड़ा गई। हड़बड़ाहट में वो पीछे मुड़ी तो आनंद को खड़े पाया। वो मुस्कुरा रहा था। सोनू उसकी शरारत समझ गई। वो उसे मारने दौड़ी तो वो वापस हुआ तो आगे पलंग था। वो उससे टकराने से बचने के लिए रुका तो पीछे भागी सोनू उससे टकरा गई। दोनों आपस में टकराए तो एक साथ पलंग पर गिर गए। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी तो दिल भी आपस में मिल गए। उस समय दोनों की दिल की धड़कनें काफी तेज थी। तन सटे होने के कारण एक दूसरे के दिल की तेज धड़कनों को दोनों ही महसूस कर रहे थे। दोनों जुबान से तो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही थी। आनंद सोनू को इतने नजदीक पाकर खुशी से भर उठा और बेसाख्ता बोला, आई लव यू सोनू। आनंद के इन मीठे बोलों ने सोनू के कानों को सुखद अनुभूति कराई। उसने आंखें बंद की तो होठ थिरक उठे, आई लव यू टू आनंद। इसके बाद उनके बीच में शारीरिक रिश्ता कायम हो गया। सोनू को आनंद के साथ आनंद का सुखद एहसास हुआ। उस दिन के बाद से उनके बीच संबंधों का सिलसिला अनवरत चलने लगा। अब सोनू आनंद के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगी थी, क्योंकि आशीष से अब उसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रह गई थी। लेकिन आशीष की सरकारी नौकरी और संपत्ति का लालच उसे जरूर था। आनंद के साथ जिंदगी बिताने के लिए उसे आशीष की नौकरी और संपत्ति की जरूरत थी। वैसे भी इन चीजों को पाने के लिए सोनू ने काफी प्रयास किया था और समय भी बर्बाद किया था। वो ऐसे आसानी से सब कुछ छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए उसने आनंद से बात की तो आनंद के मन में भी लालच पैदा हो गया। सरकारी नौकरी और संपत्ति तभी हाथ लग सकती थी जब आशीष जिंदा ना रहे। इसलिए दोनों ने आशीष की हत्या करने का फैसला कर लिया। आशीष की हत्या में साथ देने के लिए आनंद तिवारी ने अपने 2 साथियों मूल सजीवन और राजीव कुमार को तैयार कर लिया। मूल सजीवन और राजू दोनों ही अकबरपुर के आरडी लॉज में काम करते थे और इस समय वहीं पर रह रहे थे। 27 नवंबर की रात 11 बजे के करीब सोनू और आशीष का झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद आशीष सो गया। सोनू ने आनंद को उसके साथियों के साथ बुला लिया। आनंद अपनी बजाज पल्सर बाइक से दोनों साथियों को लेकर आशीष के कमरे पर पहुंचा। उन लोगों को आया देखकर सोनू ने धीरे से दरवाजा खोल दिया। तीनों अंदर आ गए। सोते समय आशीष के गले पर चाकू व कैंची से कई प्रहार किए गए। आशीष चीख भी नहीं सका और उसकी सांसों की डोर टूट गई। आशीष को मारने के बाद उन्होंने उसके शव को एक पॉलीथीन में लपेटकर उसकी ही कार में डाल दिया और उसे मालीपुर थाना क्षेत्र में मझुई नदी के नेमपुर घाट पर फेंक आए। आने के बाद कार सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में छोड़ दी। अगले दिन सोनू ने अकबरपुर थाने जाकर आशीष की गुमशुदगी लिखाई, लेकिन चारों का गुनाह छिप न सका। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, कैंची, 5 मोबाइल फोन, पल्सर बाइक और आशीष की कार बरामद कर ली। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तीनों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आज की जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का एक गांव है बरुआ नछी। शाम के समय कुछ लोग खेतों से गांव की ओर आ रहे थे।
तभी उनकी नजर एक खेत के किनारे कुत्ते के झुंड पर पड़ी। कुत्ते एक नरमुंड को लेकर खींचातानी कर रहे थे। लोगों ने कुत्तों को भगा दिया और नजदीक आए। वहां एक नरमुंड पड़ा था। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। गांव भर में सनसनी फैल गई। इसी बीच किसी ने थाना किसनी में सूचना दे दी। थाना प्रभारी अजीत सिंह पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए और उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। सूचना पर कुछ ही देर में एसपी अजय कुमार पांडे, एएसपी मधुबन कुमार भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया। इसी के साथ ही आसपास के लोगों से बातचीत कर जानकारी भी ली। एसपी ने पूरा कंकाल होने की आशंका के चलते आसपास के खेतों में तलाशी अभियान चलाया। काफी देर तलाश के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं। नरमुंड पुरुष का है या महिला का, इसके लिए एसपी ने अधीनस्थों को डीएनए जांच कराने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद नरमुंड को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ये घटना 10 अक्टूबर 2020 की है। पुलिस ने दूसरे दिन घटना स्थल के आसपास के गांव वालों से फिर से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। नरमुंड मिलने की जानकारी मिलने के 2 दिन बाद जनपद इटावा के थाना चौबिया के गांव टूरपुर का निवासी मिथिलेश कुमार थाना किसनी पहुंचा। उसने बताया कि उसकी 35 साल की भाभी पूती देवी 20 सितंबर 2020 से लापता है। इस संबंध में उसने थाना भरथना में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। गांव बरुआ के खेत में मिला नरमुंड उसकी भाभी पूती देवी का हो सकता था। वो नरमुंड पूती देवी का है या नहीं, इस बात की पुष्टि डीएनए जांच के बाद ही हो सकती थी। लिहाजा पुलिस ने मिथिलेश कुमार से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसकी भाभी पूती देवी के बारे में जांच शुरू कर दी। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि 35 साल की पूती देवी की ससुराल इटावा जिले के थाना चौबिया में है। उसके पति दिलासा राम की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। बच्चों को पढ़ाने के लिए पूती देवी अपने दोनों बच्चों सहित भरतना के मोहल्ला कृष्णा नगर में रहने लगी थी। गांव बरुआ नच्छी निवासी सर्वेश कुमार यादव और उसके मामा संतोष कुमार, जो औरैया जिले के नगरा प्रसादी के रहने वाले हैं, उन्होंने पूती देवी को आवास व अन्य सरकारी सहायता दिलाने का लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया था। वे लोग उसे 20 सितंबर 2020 को अपने साथ ले गए थे। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। मिथिलेश का आरोप था कि उन लोगों ने भाभी का किडनैप करके उनकी हत्या कर दी है। मिथिलेश के इस दावे के बाद सर्वेश और उसके मामा संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस को जांच में पता चला कि देवर मिथिलेश ने इस मामले में भरथना पुलिस में जो शिकायत की थी उस पर कोई जांच और कार्रवाई नहीं की गई थी। अब सवाल ये था कि यदि नरमुंड पूती देवी का नहीं था तो पूती इस समय कहाँ थी। आरोपी भी लापता थे। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि आरोपी व उसका मामा महिला को आसनाई के लिए लेकर फरार हो गए होंगे। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसपी अजय कुमार पांडे ने इस घटना के राजफास के लिए स्वाट टीम, सर्विलांस टीम सहित 5 पुलिस टीमें गठित की। गहराई से पड़ताल में जुटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 26 अक्टूबर 2020 को रात के समय आरोपी सर्वेश यादव और उसके मामा संतोष को गांव में सर्वेश के खेत में बने मकान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। थाने लाकर दोनों से पूती देवी हत्याकांड के बारे में कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों आरोपियों ने पूती देवी की हत्या करने का जुर्म कबूल करते हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हत्या के बाद उन्होंने पूती देवी के शव के गंडासी से 14 टुकड़े कर उन्हें अलग अलग स्थानों पर जमीन में दबा दिया था। पुलिस लाइन सभागार में 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अजय कुमार पांडे ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। हत्या के पीछे मकसद महिला का धन लूटना था। सर्वेश भोली भाली गरीब बेसहारा विधवा महिलाओं को सरकारी आवास और रुपए दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। वो न सिर्फ महिलाओं से पैसे ऐंठता था, बल्कि घर से दूर सुनसान इलाकों में ले जाकर हत्या करके उनके आभूषण ले लेता था। शव के टुकड़े करके जमीन में जगह जगह गड्ढा खोदकर गाड़ देता था। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के पीछे
हत्या आरोपी सर्वेश की पूती देवी की शादी अपने मामा संतोष से कराने की योजना थी, लेकिन जब पूती देवी ने शादी करने से मना कर दिया तो उसने उसकी हत्या कर दी। इस षड्यंत्र में सर्वेश का मामा संतोष भी शामिल था। दोनों ही आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। उनके विरुद्ध कन्नौज के थाना सौरिक में हत्या के प्रयास सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। सर्वेश मामा के साथ मिलकर अब तक कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका था। इस हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार निकली। पूती देवी का मायका गांव बरुआ नच्छी का था। वो सर्वेश की दूर के रिश्ते की चाची लगती थी, जिसकी वजह से वो सर्वेश को जानती थी। पूती देवी के पति दिलासा राम की 6 साल पहले मौत हो गई थी। वो पिछले 3 सालों से भरतरा में अपने बच्चों को पढ़ने लिखाने के मकसद से किराए का मकान लेकर रह रही थी। ये बात सर्वेश को पता थी कि वो गरीब है, उसे रुपयों और मकान की जरूरत है। सर्वेश के 45 साल के मामा संतोष की पत्नी की 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। सर्वेश अपने मामा संतोष की शादी पूती देवी के साथ कराना चाहता था। इसी योजना के तहत 20 सितंबर 2020 को सर्वेश पूती देवी के पास पहुंचा और उसे सरकारी आवास दिलाने के बहाने से 4000 रुपए, आधार कार्ड व फोटो लेकर विकास भवन चलने को कहा। सर्वेश पूती देवी को झांसा देकर अपनी बाइक पर बैठाकर अपने गांव ले आया। मामा भी उसी के साथ था। सर्वेश और संतोष पूती देवी को लेकर गांव बरुआ नच्छी आ गए। जब पूती देवी ने ये देखा तो वो भड़क गई। उसने विरोध करते हुए कहा कि तुम लोग तो विकास भवन चलने की बात कह रहे थे, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तब सर्वेश ने कहा, चाची तुम बच्चों के साथ अकेली रहती हो, घर में कोई आदमी भी बच्चों की देखभाल के लिए नहीं है। ये मेरे मामा संतोष है, 3 साल पहले इनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। तुम इनके साथ शादी कर लो, जिससे दोनों का घर बस जाएगा। पूती देवी ने सर्वेश की बात का न सिर्फ विरोध किया बल्कि पुलिस में उसकी शिकायत करने की धमकी भी दी। काफी समझाने पर भी जब पूती देवी उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुई तो सर्वेश को गुस्सा आ गया। अपना राज खुलने के डर से उसने मामा के साथ मिलकर पूती देवी की गला दबाकर उसी दिन हत्या कर दी। वहां सुनसान इलाके में पूती देवी की चीख भी कोई सुन नहीं सका। हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने उसके शव के 14 टुकड़े किए और अलग अलग जगह गाड़ दिए। 10 अक्टूबर को आवारा कुत्तों द्वारा नरमुंड को खोदकर निकालने के बाद किसनी पुलिस हरकत में आई और 26 अक्टूबर की रात आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पूती देवी के मर्डर की परतें खुलने के साथ ही ये भी पता चला कि सर्वेश साइको किलर है। वो इससे पहले 4 अन्य महिलाओं का भी मर्डर कर चुका था। सर्वेश भोली भाली गरीब बेसहारा विधवा महिलाओं को सरकारी आवास, पेंशन और रुपए दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। वो न सिर्फ महिलाओं से पैसे ऐंठता था बल्कि उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर उनकी हत्या कर देता था। उनके आभूषण लेने के बाद शव के टुकड़े करके जमीन में जगह जगह गड्ढा खोदकर गाड़ देता था। 26 महीने बाद मार्च 2020 में सर्वेश जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया था। वो कोर्ट में तारीख पर भी नहीं जाता था, इसलिए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गए थे। सर्वेश ने बीती 3 मई 2020 को अपनी वृद्ध मां को भी जलाकर मार दिया था। इस कांड पर सौरिक पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके चलते सर्वेश फरार हो गया था। इस दौरान वो चोरी छिपे गांव में आता था। फरारी के दौरान भी उसने अपराध करना जारी रखा था। सर्वेश की हरकतों और सनकीपन से परिवार के लोग बहुत परेशान थे। उस पर अनेक आपराधिक मामले दर्ज थे। वही वो आए दिन कुछ न कुछ उत्पात करता रहता था। गांव की बात करें तो सर्वेश का गांव में इतना खौफ था कि सूरज ढलने के बाद गांव की महिलाएं अपने घरों से बाहर खेतों की तरफ नहीं जाती थी। सर्वेश ने गांव के मकान के अलावा अपने खेत पर एक झोपड़ी बना ली थी। सुनसान जगह पर झोपड़ी बनाकर वो उसी में रहता था ताकि आसानी से अपराध को अंजाम दे सके। गांव के लोग ना तो इस साइको किलर से बात करते थे और ना ही उसे किसी आयोजन आदि में बुलाते थे। सर्वेश के पास 25 बीघा जमीन थी। उसे गांजा पीने की लत लग गई थी। इसी लत के चलते वो अपनी 15 बीघा जमीन भी बेच चुका था। लगभग 2 महीने पहले अपनी गांजे की लत पूरी करने के लिए उसने गेहूं बेच दिए थे। इस बात पर उसके दोनों बेटों पुष्पेंद्र और परवेश ने उसकी पिटाई भी की थी।
उसके इसी व्यवहार से परेशान होकर पत्नी व बच्चों ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया था। पुलिस गांव में सर्वेश की तलाश में आने लगी तो पत्नी ममता दोनों बेटों को लेकर अपने मायके में आकर रहने लगी थी। 40 साल के सर्वेश के खिलाफ 3 हत्याओं सहित 11 आपराधिक मामले दर्ज थे। वो पिछले 19 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। जब वो 19 साल का था तब गुजरात से एक लड़की को लेकर आया था। बाद में उसने उसकी हत्या करके शव के टुकड़े करने के बाद दफना दिए थे। सनकी सर्वेश ने सन 2012 में जिला कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र में एक महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार सर्वेश व मामा संतोष ने कई महिलाओं की हत्या करने की बात भी स्वीकार की। पुलिस ने दोनों हत्या के आरोपियों सर्वेश व संतोष को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। जेल भेजने से पहले दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि पूती देवी के शव के टुकड़े करने के बाद उन्होंने अपने खेत में अलग अलग स्थानों पर दबा दिए थे। जेल भेजने के दूसरे दिन 29 अक्टूबर को एसपी अजय कुमार पांडे की मौजूदगी में पुलिस ने खेत की जेसीबी से खुदाई कराई तो एक स्थान पर कुछ हड्डियां, सिर के बाल और ब्लाउज का टुकड़ा बरामद हुआ। इस पर फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया। पुलिस ने बरामद हड्डियों का डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया था। देवर मिथिलेश के अलावा सर्वेश के दोनों बेटों को भी बुला लिया गया। उन्होंने बरामद ब्लाउज के टुकड़ों को पूती देवी का बताया। इस आधार पर पुलिस ने पंचनामा भरा। साइको किलर व उसके मामा को जेल भेजने के बाद पुलिस ने अन्य हड्डियां, ब्लाउज का शेष हिस्सा, आला कत्ल, बाइक बरामद करने के लिए हत्या आरोपी सर्वेश को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर दिए जाने की मांग की। सुनवाई के बाद 2 नवंबर को न्यायालय द्वारा पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया। आरोपी सर्वेश को 3 नवंबर सुबह 8 बजे से 5 नवंबर की शाम 5 बजे तक पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया गया। पुलिस उसे गांव बरुआ नच्छी ले गई। वहां उसने एक स्थान पर शव के टुकड़े दफनाने की बात कही। सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने खुदाई कराई तो वहां पूती देवी की कुछ हड्डियां बरामद हुई। आरोपी ने अपने घर की छत से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी व गांव मई खेड़ा निवासी अपने बहनोई आदेश के यहां से बाइक बरामद कराई। वो पूती देवी को इसी बाइक पर बैठाकर लेकर गया था। गिरफ्तारी के समय आरोपी सर्वेश ने पूती देवी की गंडासे से टुकड़े करने की बात पुलिस को बताई थी, जबकि रिमांड के दौरान कुल्हाड़ी से टुकड़े करने की बात बताई। पूती देवी हत्याकांड से जुड़े आला कत्ल व अन्य सबूत हाथ लगने के बाद पुलिस ने उसी दिन सर्वेश को जेल भेज दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने पूती देवी का मोबाइल फोन, कंगन व आधार कार्ड भी बरामद कर लिए थे। इंसान गुनाह करने के बाद उस पर पर्दा डाल देता है। सर्वेश और संतोष ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने सोचा था कि उनका ये गुनाह उनके अन्य गुनाहों की तरह हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगा, लेकिन उनकी सोच गलत साबित हुई और एक नरमुंड ने उनके सारे गुनाह उजागर कर दिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।